8. अर्श, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में किन्नरों का अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल। इससे पहले भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, एपिसोड्स डेडिकेटेड है बहुचरा माता वाला जी। बट मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि किन्नर नॉर्मली हम लोग जो है हमारी खुशियों में वो शामिल होते हैं, हम उन्हें बड़े एक अच्छे परसेप्शन के साथ उन्हें देखते हैं जी। लेकिन व्हाट इफ कोई एक बुरा, कोई इविल किस्म का किन्नर हो और उसके पास मैजिकल या तांत्रिक पावर्स भी हों। यू मीन टू से कोई ऐसा किन्नर हो जो बुरा तांत्रिक हो? एग्जैक्टली। तब तो शायद राहुल वो हो जाएगा जो किसी ने नहीं सोचा, वो खुद एक ब्रह्म को काबू करने के काबिल हो जाएगा। एक ब्रह्म को, एज इन ब्रह्म राक्षस को। बिकॉज एक किन्नर तांत्रिक की ताकत बहुत ज्यादा होती है, खास करके जब वो बहुत बुरा हो। कहते हैं कि उन्हें शिव जी का रूप माना जाता है, और वही चीज अगर बहुत बुरे वे में चली जाए, कोई भी तंत्र की शक्ति अगर किसी बुरे तरीके पे चली जाए, जहां पर उसकी चेतना, जहां पर उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इविल काइंड ऑफ हो, तो वो कुछ भी कर सकता है राहुल, कुछ भी कर सकता है। शिव का एज इन अर्धनारीश्वर रूप की आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मैं अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे केसेस से जूझ चुका हूं जहां पर मैंने किन्नर तांत्रिकों से बात करी है, लेकिन मेरे सारे केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा था जहां पर मुझे एक बुरे किन्नर तांत्रिक से सामना करना पड़ा था। ओके। और मैं लगभग खत्म हो चुका था उससे सामना करने में। मेरी जितनी भी चीजें थी वो मेरे अंदर से जा चुकी थी, वो इतना ज्यादा ताकतवर था। आप थोड़ा डिटेल में इस केस के बारे में बताएंगे? राहुल, ये बात आज से करीब 6 साल पहले की है। जब मैं बनारस में अपने गुरु से मिलने के लिए गया था, तो वहां पर मुझे एक कॉल आता है और वो लोग मुझे बैंगलोर बुलाते हैं। ओके। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारी बेटी के साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। ओके। मैंने जब उनसे रीजन पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, बस उनकी बात में सच्चाई लगी तो मैं उनके कहने पर चला गया। राहुल, जब मैं बैंगलोर पहुंचा हूं, उनके घर में गया हूं, तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम राजीव बताया है। ओके। और मैंने पूछा है कि बेटी का नाम राजीव, तो उन्होंने कहा है कि वो किन्नरों की तरह हरकत कर रहा है। तो मैंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शायद उसे वही चीज पसंद आती हो, तो कोई बात नहीं, इसमें किसी तरह का पोजीशन नहीं होता है, ये नेचुरल होता है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। मे बी वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो, मे बी। पर इसके बाद जब मैं उससे मिला तो उसने कहा कि यहां से चले जाओ वरना तुम्हें भी किन्नर बनना पड़ेगा। ओके। मैंने कहा कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा, ये बात थोड़ी अजीब थी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा राहुल, तो उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी गुस्से की वजह से, और वो बार बार अपने दोनों नाखूनों से अपने कमर को नोच रहा था। कमर को जोर से नोच रहा था। ओके। ऐसे कि वो पूरे पेट को फाड़ देना चाहता हो। और जैसे ही राहुल उसने बोला है कि यहां से चले जाओ जी, उसके बाद उसने एक जोर से ताली बजाई है, और उस ताली से मेरे कान में दर्द होने लगा है। इतनी जोर की वो ताली थी जैसे जो किन्नर बजाते हैं ताली। जी जी जी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर इसकी ताली में इतनी ज्यादा ताकत कैसे है। मैंने कोशिश करा कि उस रात मैं वहां रुकूं और उसके बाद इस चीज को पहचानने की कोशिश करूं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उस बच्चे की उम्र कितनी होगी आपके हिसाब से? उस बच्चे की उम्र वही करीब 17 साल या 18 साल रही होगी। ओके। खैर, उस रात मैं वहां पर रुका और मैंने उनके पेरेंट्स को ये वादा किया कि मैं कोशिश करूंगा इन्हें बचाने की। मैंने अपनी मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया जो खुद भी एक किन्नर था। ओके। और वो उसको आने में करीबन 3 दिन बाकी थे, क्योंकि वो कानपुर से बैंगलोर आ रहा था और बहुत टाइम लगता है अगर वो विदाउट फ्लाइट ना आए तो। और ये जो आपका दोस्त आ रहा था जो कि किन्नर है, ये भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? ये भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और अच्छा खासा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। ओके। तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें उससे पूछी कि एक लड़का है, उसके अंदर ऐसे ऐसे सिम्टम्स है। उसने कहा कि कभी भी कोई किन्नर बुरे नहीं होते हैं। मेरा भी ये मानना था कि कभी भी कोई किन्नर बुरे नहीं होते हैं। जो किन्नर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो बताते हैं, अगर उनकी आत्मा के साथ कभी कुछ गलत हुआ होता है। ओके। उसके बाद खाना देने के लिए जब मैं उसको गया तो वो लड़का साड़ी पहनकर खड़ा था।
कमरे के अंदर लाल कलर की साड़ी और लाल कलर का बिंदा लगाकर सामने ही खड़ा, और उसने फिर से एक ताली बजाई और कहा कि लगता है तुझे अपनी जान प्यारी है नहीं। ओके। अब इससे पहले कि मेरी उससे और ज्यादा कुछ बात हो पाती, जी। उस लड़के ने जोर से अपने बालों को खींचा और अपना सर दीवार पे लड़ा दिया। ओके। इसके बाद वो हंसने लगा ताली बजा बजा के, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, और बार बार ये कहने लगा कि देख, जैसा इसका हाल हो रहा है वैसे ही तेरा भी हाल होगा। ओके। मतलब उसकी बात में एक कर्कशता थी। वो कहने लगा कि मुझे खाना लाना है तो 56 भोग लाओ, मैं ये सब चीजें नहीं खाऊंगा, और पलथी मारकर बैठ गया वो जमीन पे। खैर, उसके लिए उसने जो कहा वो हमने लाकर तो दिया नहीं, पर मैंने उसको पूछा कि आखिर तुम हो कौन? अगर तुम्हारा सच में कोई वजूद है तो अपना नाम बताओ। उसने नाम नहीं बताया। अगले दिन राहुल, पूरे घर वालों को तालियों की आवाज आने लगी। कोई भी घर वाला उस घर के अंदर रह नहीं पा रहा था, इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी वो चीजें। उसकी पावर आप कहने की बढ़ गई थी? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और शायद अमावस्या भी आने वाली थी इस वजह से। अमावस्या में ऐसी ताकतों की पावर बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। ओके। और इसके बाद जब मैं उस कमरे की तरफ देखने गया तो मैंने देखा कि उसने खुद को चाकू मार लिया है और हंस रहा है, फिर से वही ताली बजाकर कि देखो पेट में चाकू चला गया है, अब ये मर जाएगा, अगर तुम्हें बचाना है तो अभी बचा लो इसको। ओह माय गॉड। अब ऐसे केस में राहुल कोई इंसान क्या करता? सीधे हॉस्पिटल को फोन करेगा। बिल्कुल। मैंने गेट खोला और मैं अंदर चला गया। राहुल, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अंदर गया हूं और उस किन्नर ने मेरा गला पकड़ लिया है। वो छोड़ ही नहीं रहा था। अगर और लोग नहीं आते तो शायद मैं उस समय ही मर जाता, क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी। अच्छा। गला पकड़ने के बाद वो बार बार एक ही मंत्र बोल रहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणम। एक मंत्र होता है मोक्ष के लिए, वो मंत्र बोले जा रहा है, और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मंत्र क्यों बोल रहा है। वो बार बार ये कह रहा है, देख तू आया है, अब मैं तुझे मोक्ष दिला दूंगा। आपसे? मुझसे कह रहा है, जबकि एक जिंदा इंसान को ऐसे मोक्ष की जरूरत नहीं होती है। जी जी जी। खैर, उसने मुझे छोड़ा, मेरे गले में थोड़ा पेन आ गया था और बहुत ज्यादा निशान पड़ गए थे। मैं वहां से अलग हटा। मेरे दोस्त को मैंने पूछा कि वो मोक्ष दिलाने के लिए बोल रहा है, मैं क्या करूं? तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये कोई सामान्य किन्नर नहीं है। मैंने कहा, सामान्य किन्नर और मतलब तुम लोगों में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? तो उसने कहा कि ये किन्नर तांत्रिक है जो कि बहुत बुरा है। ओके। आपका दोस्त तब तक पहुंचा नहीं था? नहीं, उसे अभी पहुंचने में एक दिन और बाकी था। ओके। और उसने ये कहा था कि एक बुरे किन्नर तांत्रिक की ताकत इतनी होती है कि वो किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता है और किसी भी जिंदा को कुछ पल के लिए मार सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। पर मैंने उसको कहा कि ये किन्नर तांत्रिक की आत्मा है। उसने कहा कि आत्मा के पास शक्तियां और ज्यादा होती हैं और अनंत होती हैं। तुम्हें इसके लिए इसका सोर्स पता करना पड़ेगा कि ये सब चीजें आई कहां से हैं। खैर, ये सारी चीजें हुई और उसके बाद मैंने इनके पेरेंट्स से बात करी कि आखिरकार क्या तरीका है कि हम जान सकें कब से हो रहा है उसको ये सब। तो उन्होंने बताया कि करीबन 3 महीने से जब इसने नया स्कूल बदला है तब से ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम उसी वक्त उसके स्कूल गए, उसके प्रिंसिपल से बात करी, सारी चीजें पूछी कि आखिर राजीव को क्या दिक्कत हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी। तो प्रिंसिपल ने बताया कि 1 महीने तक तो वो बिल्कुल ठीक था, बहुत ज्यादा शैतान था, लोगों की मस्ती करा करता था जी। पर चीजें दूसरे महीने से बदल गईं। उस वक्त जो प्रिंसिपल ने बताया राहुल, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या? प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में एक किन्नर बच्चे का एडमिशन हुआ। ओके। वो शायद किसी और शहर से आया होगा या कुछ ऐसा होगा। राइट। तो उसे बच्चे बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते थे। कुछ समय के लिए ही आया था वो, आई गेस मुश्किल से 2-3 महीने के लिए आया था। पर उसी महीने के बीच में जो राजीव था, जो शैतानी करता था इनका बेटा, प्रिंसिपल ने बताया कि उसने इस किन्नर को बहुत परेशान किया जो यहाँ पढ़ने आया था। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशान किया। कभी उसको बार बार लड़की बोलता, कभी उसे धक्का दे देता वॉशरूम में, कभी उसे बेवजह गिरा देता। उसे इस एक्सटेंड तक परेशान कर दिया था कि वो स्कूल आना बंद कर चुका था। करीब राहुल 2 महीने और बीते होंगे
वो बच्चा स्कूल आया नहीं। उसके बाद सीधा उसकी माँ स्कूल आई। ओके, उस किन्नर बच्चे की माँ की बात। हाँ, वो स्कूल आई और उसने प्रिंसिपल से राजीव से मिलने की डिमांड करी, जो बच्चा था, पर प्रिंसिपल ने मना कर दिया और बोला कि आप ऐसे कैसे पुलिस केस करेंगे या कुछ भी करेंगे। उसने इतना बड़ा कोई संगीन जुर्म नहीं किया, जो भी बात रही हो। जी, और फिर बच्चा भी है। एग्जैक्टली। राजीव उसे रास्ते में मिला तो उस किन्नर की माँ ने राजीव को रोका और कहा कि दोबारा मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हें जिंदा मार दूंगी, ऐसा करके बोला। ओके। राजीव भी समझ गया था कि शायद अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो रही हैं। जी। लेकिन राहुल, उसके अगले ही दिन खबर आई कि जो वो किन्नर था और उसकी जो माँ थी, वो दोनों घर में एक हादसे में मर गए। ओके। वो दोनों घर में बड़े सस्पिशियस रूप से मरे हुए पाए गए। सुसाइड किया था अर्श? शायद। ओके। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी जो हमें प्रिंसिपल से मिली थी। वहां से मैं समझ गया राहुल कि ये सारी की सारी जो कड़ी है वो हो ना हो उस किन्नर से जुड़ी हुई है, जो नहीं है इस दुनिया में। वहां जाकर पता चला उसके घर में कि वो जो किन्नर थी और जो उसका बच्चा था, वो अलग अलग तरह की साधनाएं करा करती थी अपने बच्चे के साथ में। अर्श, जो उसकी मदर थी आपने बताया था, वो भी किन्नर थी? जी, वो भी एक किन्नर थी और वो अलग अलग तरह की साधनाएं किया करते थे घर में, ऐसा कहा जाता है। ओके। वो जानवरों को मार कर उसके सामने रख के जानवरों के ऊपर बैठकर कोई साधनाएं करते थे। न जाने क्या क्या करते थे। उनके घर से बहुत अजीब अजीब सी महक आती थी, ऐसा मोहल्ले वाले बताते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि रात में उन लोगों ने बहुत जोर से चिल्लाया है, बहुत जोर से उलूर की वॉइस निकाली है और उसके बाद वो मर गए हैं। कैसे मरे, क्या हुआ, किसी को नहीं पता और पुलिस ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। पर उस रात वो जो लेडी थी, जो तांत्रिक थी बेसिकली, उसने चिल्लाकर ये कहा कि जिस किसी ने भी मेरे बच्चे को सताया है, मेरे मरने पर भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ओके। तो शायद उसने अपनी जान खुद दी थी ये बोलकर, और वो दोनों ही मर गए थे। इतने त्रस्त हो गए थे शायद से वो, या कुछ और क्रिया के चलते मर गए होंगे, विच आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। फिर राहुल पता चला कि अब इसके अंदर किस किन्नर तांत्रिक की आत्मा है और इसे कैसे निकालेंगे। ये तरीका मैंने अपने दोस्त से पूछा, जिसको आने में अभी भी आधा घंटा या 1 घंटा बाकी होगा। ओके। राहुल, मैं घर गया तो मैंने देखा कि उनके घर के जितने भी सदस्य हैं, 5-6 सदस्य, सब के सब किन्नर बन के खड़े हुए हैं सामने एक साथ लाइन से, और सब के सब जोर से उलूर की वॉइस निकाल रहे हैं। सबके सर पर एक बेदा है। वो दृश्य इतना ज्यादा डरावना था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो देखकर मुझे क्या हो रहा था। ओके। मैंने बहुत कोशिश करी कि उन सभी को उसके पोजीशन से छुड़ा दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। और साइड में देखा तो जो राजीव है जी, वो पैर पर पैर रख के जैसे किन्नर बैठते हैं वैसे बैठा हुआ, और ये कह रहा था कि बचा सको तो बचा लो इन सबको किन्नर बनने से। ओके। खैर, मैंने कुछ मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। द मोमेंट मैंने कुछ मंत्रोच्चारण करा है, वो 5 किन्नर जो उसके घर की फैमिली थी, जो किन्नर बन चुकी थी जी, उन 5 ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है और नाचना शुरू कर दिया है। इन शॉर्ट, अब उसकी पूरी फैमिली किन्नर बन चुकी थी राहुल, और वो घुंघरू पहनकर मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। उनके घुंघरूओं की आवाज इतनी तेज हो रही थी कि मैं अपने मंत्रोच्चारण कर ही नहीं पा रहा था। और एक समय राहुल ऐसा आया कि मेरी विद्या जो मैंने खुद सीखी हुई है, जो मैंने अर्जित करी हुई है, किसी भी बुरी चीज को बाहर निकालने की, मैं उसको भूल गया और अचानक से मेरे कदम भी थिरकने लगे। ये एक स्टेट थी जब मैं सबसे ज्यादा डरा। उसके बाद मैंने आंख बंद करके अपने गुरु का ध्यान किया, और ये तो कहो ठीक उसी वक्त मेरा जो दोस्त था जी, वो घर के अंदर एंटर करता है। उसके पास बहुचरा माँ का एक यंत्र था। उस यंत्र से वो कुछ कहने लगा जोर जोर से। तो जितने भी लोग नाच रहे थे उन सब ने अपने घुंघरू तोड़ दिए एक साथ। नाच नाच के तोड़ दिए हैं और उसके बाद वो जमीन पे गिर गए हैं। और पागलों की तरह घुंघरूओं को बटोरने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मीनवाइल मेरे दोस्त ने उस बुरे किन्नर तांत्रिक से ये पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो।
मीनवाइल आपके दोस्त ने उस बुरे किन्नर से पूछा। एग्जैक्टली, जो कि खुद किन्नर थी, उसने सामने वाले बुरे किन्नर से पूछा तो उसने कहा कि तुम बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मैं इन सबके साथ साथ इस लड़के को, यानी कि मुझे भी वो किन्नर बनाने पर लगी हुई थी पूरा। और एट द एंड जब मेरे उस किन्नर दोस्त ने उसके पास वो बहुचरा माँ का यंत्र रखा है और उसे सौगंध दी है कि तुम्हें सौगंध है, तुम इन सारे लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मुक्ति कराऊंगी, तो वो जो किन्नर तांत्रिक थी वो हंसने लगी राजीव के रूप में, और वो कहने लगी कि तू मुझे क्या मुक्ति कराएगी, मैं मुंजाओं की मुक्ति कराती हूँ। वो ऐसा बोल रही थी बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद वो जो बुरी किन्नर थी वो मेरे दोस्त के दोनों कान पकड़ लेती है जोर से, जो किन्नर दोस्त थी मेरी, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। मेरी दोस्त बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसी बीच मेरे दोस्त ने कॉल पर ही मुझे पहले आगाह कर दिया था कि यदि कुछ गड़बड़ होती है और बुरी तांत्रिक कान पकड़ती है तो मैं उस बुरी तांत्रिक के सर पे जोर से वार करूं। कपाल क्रिया एक तरीके से। चंदन की लकड़ी का इंतजाम मैंने पहले कर लिया था। उसके बाद मैंने पीछे से जाकर उसके सर पे मारा है। राहुल, मारते ही मैंने देखा है कि राजीव का जो पैर है वो बहुत जोर से हिलने लगा, ऐसे जैसे उस पैर में एक अलग ही जान आ गई हो। शेक होने लग गया था बहुत तेजी से। राजीव पूरा बेहोश हो गया था। इसके बाद उस बहुचरा माँ के यंत्र को उसके टखने से, उसके घुटने से लगाया है और मेरे दोस्त ने कहा है कि अब वो जो आत्मा है वो इसके अंदर आ गई है। अब हमें इसको सही जगह रखना पड़ेगा। सही जगह रखने के लिए हम लोग वहां से निकले और जहां पर ये लोग मरे थे जी, ठीक उसी जगह पर सामने उस यंत्र को लगाया, गड्ढा खोदा और वहां पर एक मरा हुआ जानवर रखा, जस्ट बिकॉज उसको ये लगे कि जानवर है वो उसके ऊपर सिद्धि कर रही है। एक तरीके से हेलुसिनेट करा उसको। और उस यंत्र को रखा। उस आत्मा को ये रियलाइज होने लगा कि वो किसी चीज के ऊपर बैठ के सिद्धि कर रही है। उसको ऐसा विजुलाइज कराएगा। विजुलाइज जबरदस्ती हम लोगों ने कराया। और उसके बाद उस मिट्टी को ढक दिया पूरी तरीके से। तो यानी अब वो उस मिट्टी के अंदर ही कैद है और उसको ये लग रहा है कि वो सिद्धि कर रही है। द मोमेंट वो उठेगी वो फिर से राजीव को अपने बस में करेगी। एक तरीके से आपने उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। मेरे दोस्त ने बोला उनके परिवार से कि आप राजीव के हाथों ही यहाँ पर बहुचरा माँ का मंदिर बनवाइए, बहुत अच्छा सा मंदिर बनवाइए। वहां पर जहां पर ये तांत्रिक मरी थी, जिसके सामने अभी हमने गाड़ा था, वहां पर एक मंदिर बनवाइए और रोज वहां पर कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाइए, जैसे फूल हो गया, फल हो गया। उन्होंने मंदिर की स्थापना कराई है, तब से अब तक राहुल सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से मैंने और मेरे दोस्त ने कहीं ना कहीं मिलकर इस केस को सॉल्व किया, जो शायद सॉल्वेबल था ही नहीं। वो तो गलती से उसे कैप्चर कर लिया और उसे एक धोखे के तहत मिट्टी के अंदर दफना दिया, वो भी उस यंत्र के साथ। वो यंत्र है तब तक वो उसके अंदर ही है। जैसे ही वो यंत्र हटेगा वो बुरी तांत्रिक किन्नर फिर से सामने आएगी और शायद फिर किसी को ना छोड़े। तो ये एक किस्सा था बुरे किन्नर तांत्रिक का, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छी इस पर्टिकुलर स्टोरी के बाद, इस एपिसोड के दौरान मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि जी एहसास क्या, जो मैं नॉर्मली किन्नरों के बारे में सोचता था जी कि सब अच्छे होते हैं, अच्छे खैर होते ही, सारे ही अच्छे होते, कुछ एक्सेप्शनल निकल आते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई। हाँ राइट। बट एक सवाल मेरा है आपसे कि आपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए हैं जी, किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करना अर्श मुझे लगता है कहीं ना कहीं आसान होता है, क्योंकि वो किसी और पे बीत रही होती है। एग्जैक्टली। बट क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आप खुद इन्वॉल्व हुए हो, जैसे इस केस में कहीं ना कहीं उस पावर ने यहाँ पर भी कोशिश करी थी आपको भी पोजेस करने की? एग्जैक्टली, मोस्टली पोजेस हो ही चुके थे। एग्जैक्टली, काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी थी। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं बचता भी नहीं। राइट। बट कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी अगेन इसी तरीके से किसी पावर ने आप पर कोशिश करी हो पोजेस करने की और काफी किया, वो सक्सेसफुल हो ही गई हो? राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बार बार मेरे जिंदगी के सबसे खतरनाक हादसे की ओर ले जा रहे हैं, जो मैं कभी याद नहीं करता हूँ। और शायद उस वक्त मुझे तंत्र का इतना अच्छा ज्ञान था भी नहीं कि मैं अपने आप को बचा पाऊं। एक ऐसा केस था मेरा भोपाल का, ओके, जिसने मुझे जिंदा मार दिया था।